सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फिजिकल एजुकेशन के बारे में, जो कि बीए के प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस में जो शामिल है। आपका क्या शामिल है? शारीरिक शिक्षा के तत्व, या एक प्रकार से जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा, जिसको हिंदी में कहते हैं, एक सब्जेक्ट है अपने आप में। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों को शारीरिक शिक्षा के जो विभिन्न तत्व हैं उनके बारे में समझना है, जो फिजिकल एजुकेशन के एलिमेंट्स हैं उनके बारे में जानना है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो होंगे पिछले 3 वर्षों में पूछे गए विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो क्वेश्चंस हैं, उनमें जो लगातार प्रश्न हैं, जो लगातार पूछे जा रहे हैं 2021 22 की परीक्षा में आए, 22-23 की परीक्षा में और 23-24 की परीक्षा में आए। अब वही प्रश्न जो होंगे लगभग 24-25 की परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि बीए में जब हम बात करते हैं रिपीटेड क्वेश्चंस की संभावना की, गुरुजी रिपीटेड क्वेश्चंस बीए में कितने आते हैं, तो बीए में रिपीटेड क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। लगभग आप देखते हैं 60 से 70% क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछे गए प्रश्न होते हैं। ठीक है, वैसे उसी यूनिवर्सिटी के पेपर में अगर उठा करके देखेंगे पिछले 3 वर्षों के 4 वर्षों के, तो वहीं से आपके जो है घुमा करके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो इसीलिए मैंने एक प्रकार से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर फोकस कर दिया है, और जल्द ही आपके समक्ष प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियोस मिलेंगी। तो आप सभी लोग उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, चले जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला क्वेश्चंस और आंसर की ये श्रृंखला आपको एक प्रकार से इतना कॉन्फिडेंस देगी कि आप जो है आपको लगेगा कि हम जो है बीए नहीं कोई बहुत बड़ी तैयारी कोई कर रहे हैं। मतलब कि आपको लगेगा कि हाँ, बीए भी एक ज़बरदस्त चीज़ है, और 1 क्लास या 2 क्लास या 3-4 क्लास के माध्यम से आप संपूर्ण सिलेबस को कवर करने का प्रयास कर पाएंगे। आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका महोदय, देखने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है, चूँकि बड़ी मेहनत के बाद में ये वीडियोस बनाई जाती है, तो प्लीज़ जो है सेशन को अटेंड आप कर रहे हैं, जितने भी लोग हमको देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करिएगा। सभी दोस्तों को एक प्रकार से गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। चले पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है महोदय। देखिए, ओलंपिक मसाल या ओलंपिक टॉर्च क्या होती है? देखिए, खेलों की अगर बात की, फिजिकल एजुकेशन में आपको खेल, शारीरिक जो है स्वास्थ्य, इन्हीं सब के बारे में प्रश्न आपको देखने हैं। तो ओलंपिक खेल समारोहों से भरे होते हैं, चूँकि इसमें समारोह बहुत सारे होते हैं ओलंपिक खेलों में, जैसे कि मार्च करना हो गया, ध्वज का फहराना हो गया, पदक प्रदान करना हो गया खिलाड़ियों को। ठीक है, जिसमें आपका सिल्वर और गोल्ड और आपका कांस्य होता है। ठीक है, राष्ट्रीय गान हो गया शायद, और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं लाइटें और ओलंपिक मसाल, जो कि एक प्रकार से ओलंपिक मसाले जो होती जलाई जाती हैं बेसिकली वो। ठीक है, लाइट और मसाल जो होती है ये ओलंपिक को एक प्रकार से बहुत ज़्यादा एक प्रकार से अट्रैक्टिव बनाती है। मसाल का प्रयोग बेसिकली ओलंपिक ज्वाला को जलाने के लिए होता है, जो खेलों के दौरान लगातार जलती रहती हैं। ज्वाला 1928 के ओलंपिक में शामिल की गई थी पहली बार। आधुनिक ओलंपिक खेलों का संस्थापक बैरोन डी कोबर्टिन एम्स्टर्डम, जिसको नीदरलैंड में है, ओलंपिक के दौरान अत्यधिक बीमार हो गए थे ये बैरोन डी कोबर्टिन। ठीक है, बैरोन डी कोबर्टिन जब एक प्रकार से जो है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में बीमार हो गए ओलंपिक के दौरान, मतलब कि ये एम्स्टर्डम नाम के स्थान पर, जो कि नीदरलैंड में है, यहाँ पर ओलंपिक खेल चल रहा था। इसी समय जो संस्थापक हैं ओलंपिक, वो खास करके आधुनिक ओलंपिक खेलों के, उनका नाम है बैरोन डी कोबर्टिन। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता भी कहे जाते हैं बैरोन डी कोबर्टिन, नाम याद रख लीजिएगा इनका। तो ये एम्स्टर्डम नाम की जगह पर वो हो रहा था ओलंपिक खेल, नीदरलैंड में पड़ता है ये जगह। तो उसी खेल में एक प्रकार से बीमार हो गए थे, इसीलिए उन्होंने खिलाड़ियों और भाग लेने वाले सभी को एक संदेश भेजा। अपने संदेश में उन्होंने अपील की, किसने? बैरोन डी कोबर्टिन ने, कि पुनर्जीवित की गई ओलंपिक भावना की ज्योति को वे सदा जगाए रखेंगे। और इसी वजह से आज तक हम जब भी ओलंपिक खेलों की बात करते हैं तो मसाले एक प्रकार से आपको जलती हुई दिखती, तो ओलंपिक मशाल वही है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ये सब अति लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में कई बार आए हैं। प्रश्न है, सुयोग्यता का क्या अर्थ है? सुयोग्यता, सु माने अच्छी, योग्यता माने एक प्रकार से एबिलिटी। तो शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होने की दशा या तथ्य को सुयोग्यता कहा जाता है। ऐसी चीज़ें, जो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ होता है, वही व्यक्ति सुयोग्य व्यक्ति कहलाता है। सुयोग्यता उसी स्थिति को कहा जाता है। ठीक है, तो सुयोग्यता बेसिकली ये है।
तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे आसन क्या है। आसन देखिए, ध्यान धारणा समाधि उसी में से एक आसन आता है, ठीक है। अष्टांग एक प्रकार से योगों में से एक योग आपका आसन भी होता है। तो शरीर को किसी विशेष स्थिति में साधने को आसन कहा जाता है। आसन एक प्रकार से आप देखते हैं शरीर को एक विशेष स्थिति में आप रखते हैं, एक अलग टाइप की क्रिया करते हैं और उस क्रिया में कुछ देर तक आप बने रहते हैं, वही आसन होता है। एक अच्छा आसन क्या होता है? एक अच्छा आसन वह होता है जिसमें शरीर के सभी अंग ठीक ढंग से काम कर सकते हैं। यानी कि आसन में ऐसा नहीं कि किसी एक अंग पर दबाव ज़्यादा पड़े या एक अंग काम ही ना करे, मतलब सारे अंग जो है वो उचित मात्रा में काम कर सके, ऐसा होता है आसन। सभी अंग विश्राम की अवस्था में हो, ये भी हो सकता है, और तनाव से पूर्णता मुक्त हो। तो आसन कई प्रकार के आसन होते हैं। आसन एक प्रकार से इस प्रकार आसन किसी व्यक्ति के द्वारा किसी विशिष्ट स्थिति में बैठना हो सकता है, यानी आसन आप बैठ करके भी कर सकते हैं, आसन आप खड़े होकर के भी कर सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं बैठ कर, खड़े होकर के, लेट करके, और लेटने में भी आप देखते हैं पीठ के बल लेट करके या पेट के बल लेट करके कई प्रकार के आसन, जैसे आप देखते हैं वज्रासन, चक्रासन, हलासन, ठीक है, अर्ध मत्स्यासन, ठीक है, मत्स्यासन। ऐसे ही आप देखते हैं कि जो है मत्स्येंद्रासन। ऐसे तमाम प्रकार के और आसन की मैं बात करूं तो लगातार तमाम प्रकार के आसन हैं, ठीक है। भुजंगासन हो गया, ठीक है। ऐसे कई प्रकार की, जिसको कोबरा पोज आप कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका होता है एक आसन और क्या बोलते हैं, मंडूक आसन, ठीक है। ऐसे कई प्रकार के आसन आपको दिखाई पड़ेंगे, मतलब होते हैं आसन। तो आसन बहुत होते हैं। तो आप खड़े होकर के, चल करके, भाग करके, ठीक है, सोना भी एक आसन है, तथा विशिष्ट आकृति के धारण करने को आसन कहा जाता है। उचित आसन स्वस्थ और पुष्ट शरीर का तथा अनुचित आसन अस्वस्थ और अपुष्ट शरीर का परिचायक होता है। अगर आप अच्छा आसन करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपका शरीर पुष्ट रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। लेकिन अगर आप आसन जो है अच्छा नहीं करते हैं, उचित आसन नहीं करते हैं, अनुचित आसन का प्रयोग करते हैं, तो आपका शरीर अस्वस्थ रहेगा और आपका शरीर अपुष्ट रहेगा। अपुष्ट माने मतलब पुष्ट नहीं रहेगा, अस्वस्थ माने स्वस्थ नहीं रहेगा, ठीक है। शारीरिक आसन दो प्रकार के होते हैं बेसिकली। कौन कौन से भाई? पहला होता है उचित आसन, जिसको आप गुड पोज बोलते हैं या गुड पोस्चर बोलते हैं। दूसरा होता है अनुचित आसन, जिसको आप बैड पोस्चर बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको यहाँ पर दिखाई गई चीज़ें आपको बताई गई, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये आसन शरीर को पुष्ट रखते हैं। और शरीर को पुष्ट रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि खेलों में तभी आप अच्छे तरीके की एक प्रकार से भावना दिखा पाएंगे, खेल पाएंगे, जब आप शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से स्वस्थ होंगे। इसीलिए सुयोग्यता एक खिलाड़ी के लिए ज़रूरी क्या होती है? सुयोग्यता का होना, ताकि वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से फिट रहे, ठीक है। जैसे विराट कोहली को आप देखें, वो मेंटली भी बहुत प्रिपेयर रहते हैं और फिजिकली भी बहुत प्रिपेयर रहते हैं। ऐसे ही आप रोहित शर्मा को देखें तो रोहित शर्मा मेंटली बहुत प्रिपेयर है, लेकिन फिजिकली आप देखते हैं भले ही उतने आपको उनकी बॉडी सॉडी ना बनी हुई आपको दिखती है, लेकिन वो फिट हैं अपने आप में, ठीक है। वो सारे टेस्ट को पास करते हैं। ऐसा बात नहीं, जो भी टेस्ट जो एक प्रकार से आईसीसी करवाती है वो सारे टेस्ट में पास होते हैं, उसके बाद में तब खिलाड़ी बनते हैं। अपने यहाँ पर टेस्ट होता है ना, तो ऐसे में एक प्रकार से जैसे विराट कोहली तो भाई उनका आप देखते हैं इतनी उम्र में इस तरीके की जो है रनिंग जो है विकेट बिटवीन में आप देखते हैं किस तरीके से दौड़ते हैं, वो उन्हीं के ऊपर एक प्रकार से हो सकता है। आप ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखिए, आप उसको देखें, क्या नाम है जो फुटबॉल खेलता है एकदम से मैसी, और उसका रोनाल्डो उड़ता है एकदम से, भाई देखो मतलब कूद जाएगा 10-10 फुट ऊपर, अब पता ही नहीं चलेगा इतना ऊंचा कौन कूद जाएगा, ऊंचे से कूद करके मार देता है, कब कूद था ही नहीं लगता। मतलब कि रोनाल्डो को आप जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं, बेसिकली पूरी दुनिया जानती है रोनाल्डो को, ठीक है। मैं नहीं जानता था, लेकिन लोगों ने मतलब कि कई लोगों ने बताया फुटबॉल में कभी देखा नहीं। फिर जब वो इंस्टाग्राम खोले तो वहाँ पर कई सारी रीलें आई, तब मुझे पता चला अभी फ़िलहाल में जो है। वैसे रोनाल्डो के बारे में मैंने कई बार नाम सुना है, और लेकिन उनको मैं व्यक्तिगत रूप से, मतलब व्यक्तिगत क्या, जैसे हमने कभी देखा नहीं तो उसको मैंने मतलब चेहरे से उतना ज़्यादा देखा नहीं था, लेकिन नाम बहुत पहले भी सुना था मैंने, मतलब जब से मतलब थोड़ा सा होशियार हूँ तब से मतलब कि नाम तो सुन ही रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने देखा जब ये अभी यूट्यूब चैनल जब बना, मतलब उसका बनाया था, तो पता चला कि भाई पूरा न्यूज़ में था कि एक ही दिन में 40 मिलियन या पता नहीं कितने मिलियन हो गए थे, ठीक है। हम लोगों के 1 मिलियन होने में इतना दिन लग रहे हैं, तो आप सोचो कितना बड़ा व्यक्ति होगा वो, कितना फैन फॉलोइंग है कि 40 मिलियन एक दिन में, सब सिल्वर प्ले बटन गोल्डन सब आ गया एक के दिन में घर। प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, एक इलाका है, स्विट्जरलैंड में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय निम्न 6 स्थानों पर है। किसके?
विश्व स्वास्थ्य संगठन के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो अलग अलग स्थानों पर हैं, जिनकी सहायता से यह संस्था विश्व के सभी देशों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। यानी कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है ये केवल एक प्रकार से किसी एक देश की संस्था नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण भारत को, मतलब कि संपूर्ण विश्व को एक प्रकार से अपना परिवार समझ करके उनकी देख रेख करती है। आप देखते हैं अभी कोरोना पीरियड में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने बहुत सारे निर्देश दिए, बहुत सारी गाइडलाइन जारी करी, बहुत सारी चीज़ें बताई, ठीक है, जिससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक इसके प्रधान होते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य क्रियाकलापों की निर्देशात्मक तथा समन्वय करने वाली एक संस्था है, जो कि एक प्रकार से गाइडलाइन, दिशा निर्देश देती है स्वास्थ्यता को लेकर के कि कोई व्यक्ति या किस समय कैसी चीज़ें होनी चाहिए। तो एक स्वस्थ मानक तैयार करती है कहीं ना कहीं पे ये संस्था। या कोई स्वास्थ्य मंत्रालय की राष्ट्रीय स्तर से भी बड़ी संस्था नहीं है, बल्कि एक विश्वव्यापी ऐसी सहयोगी संस्था है जिसके द्वारा विभिन्न राष्ट्र स्वास्थ्य स्तर की अभिवृद्धि के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं। तमाम सारे देश इसको फंडिंग करते हैं और ये एक प्रकार से विश्व के गरीब देशों को या बड़े ऐसे देशों को जहाँ पर एक प्रकार से बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के जो स्तर है वो बहुत डाउन है, उसको मदद करती है। यानी कि स्वास्थ्य के स्तर को ठीक करती है, लोगों में एक प्रकार से स्वास्थ्यता पैदा करने का काम ये एक प्रकार से करती है। इसका मुख्य कार्य है विभिन्न देशों की उनकी जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं उसमें सुधार लाना और उनमें मजबूती लाने में सहायता देना। अनुरोध करने पर यह संस्था अपने चिकित्सा जो विशेषज्ञ होते हैं, चिकित्सक विशेषज्ञ या चिकित्सा विशेषज्ञ होते हैं, या प्रदर्शन दल यानी रोग नियंत्रण होते हैं, विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा परामर्शी और सुधारात्मक सेवाएं विभिन्न देशों को ये उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं जो कि एक प्रकार से मदद करते हैं विभिन्न देशों के लोगों की। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। सबसे पहला लक्ष्य शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? ऑब्जेक्टिव में खूब प्रश्न पूछा जाता है कि क्या है भाई, तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास में क्या आ जाता है? मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, इसके अलावा इमोशनल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक डेवलपमेंट, तमाम प्रकार के व्यक्ति का चौमुखी विकास होता है शारीरिक शिक्षा से। व्यक्ति जब खेल रहा होता है तो उस दौरान से उसका तमाम प्रकार का विकास होता है, इसीलिए खेल बहुत ज़रूरी होता है। मैं भी वॉलीबॉल खेलता था, बहुत ज़बरदस्त तरीके से शॉट मतलब मारने में मैं माहिर था। मैं उछल उछल के लगभग नेट के मतलब कि नेट के जो नीचे वाला भाग होता है वहाँ तक मैं उछल जाता था, और लगभग 60 वाट आप कहो कि तो 60 मारना हुआ या सेंटर खेलना हुआ या आप देखते हैं वो बनाना हुआ, जैसे कि या खड़ी कर दो नेट पर बॉल, कहाँ से खड़ी करनी है, पीछे से मैं बना दो डायरेक्ट आगे जा करके बनता था। 60 मारने पे या ब्लॉक करना हुआ तो ब्लॉक भी करते थे, शॉट भी मारते थे। मतलब ये था कि कोई कहीं किसी पोजीशन पे मुझे वॉलीबॉल में खड़िया दो, मैं अच्छे तरीके से वॉलीबॉल खेल लूँगा। क्रिकेट भी अच्छा खासा खेलता हूँ, लेकिन बॉलिंग नहीं कर पाता हूँ, बैटिंग करता हूँ क्रिकेट में, ठीक है, तो मज़ा आता था। लेकिन अब कुछ दिनों से एक प्रकार से टाइम नहीं मिल पा रहा है, और वॉलीबॉल की पिच हम लोगों की ख़राब हो गई थी, पानी भर गया था, तालाब में गाड़े थे, तो किसी दिन फिर जैसे सूखेगा, फिर अब ठंडी आ रही तो अब सूखेगा तो अब फिर जो है व्यवस्था किया जाएगा वॉलीबॉल की। मज़ा आता है वॉलीबॉल खेलने में, मतलब एक चस्का रहता है कि भाई अब जाना है, अब जाना है, निकलना है खेलने। मतलब 4 या 5 बजे का वेट करते थे हम लोग पहले कि कब 4 बजेगी, कब 5 बजेगा। तो खेल बहुत ज़रूरी होता है, मानसिक स्वास्थ्यता रहती है। अच्छा, वहाँ से खेल के आओ पूरा रिलैक्स, एकदम से फिट रहते थे, मतलब मानसिक संतुलन हमेशा ठीक रहता था। अब क्या है, दुनिया भर का टेंशन बना रहता दिमाग में, ये मतलब आपको पढ़ाने की टेंशन रहती कि ये पढ़ाना है, वो पढ़ाना है, आज वो करना है, वो करना है। अच्छा, जब खेल के आते थे तो यहाँ पर लगता था कि चलो ये पढ़ाना, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, अभी पढ़ा देंगे। अब लगता है मतलब कि बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अरे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कभी कभी हो सकता है कि वो क्लास ना भी हो पाए, लेकिन मैं पूरी प्रयास करता हूँ कि क्लास आपकी हो ही जाए, चाहे इतना भी एक प्रकार से मैं डिस्टर्ब रहूँ। चले, अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण, इसको साई बोलते हैं, ठीक है, SAI, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। बच्चों की छोटी उम्र में ही प्रतिभा की खोज करने व खेलों का स्तर बढ़ाने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना करी गई थी, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है तिलक उत्तरीय का कि भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था भैया? भारत ने सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में, एक नीदरलैंड में पड़ता है ये जगह, एम्स्टर्डम ओलंपिक में 1928 में भारत ने खेलों में पहले ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, सन 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले जाएंगे? तो 2024 में फ्रांस में खेला गया, पेरिस, फ्रांस, पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी, यहीं पर खेला गया है, आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
प्रश्न है खेल पुरस्कार यानी स्पोर्ट अवार्ड क्या होते हैं, खेलों में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो क्या होते हैं। देखिए भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार जो कि उन खिलाड़ियों और कोच यानी प्रशिक्षकों को दिए जाते हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का गौरव बढ़ाते हैं, तो वो एक प्रकार से खेल पुरस्कार होते हैं। खेल पुरस्कारों में बेसिकली भारत में तो दो पुरस्कार फेमस हैं, एक होता है अर्जुन पुरस्कार और एक होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जो होता है वो एक प्रकार से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है और द्रोणाचार्य पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ जो कोच होते हैं यानी प्रशिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, अर्जुन पुरस्कार क्या है, अर्जुन पुरस्कार में कितनी धनराशि वगैरह दी जाती है, ये सब यहाँ पर आपको बताना। अर्जुन पुरस्कार क्या है इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। देखिए अर्जुन पुरस्कार की अगर बात की जाए तो अर्जुन अवार्ड को भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार इनाम का गौरव प्राप्त मतलब है कि भाई ये सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है भारत का। हालांकि सर्वोच्च खेल पुरस्कार नहीं है, कुछ लोग मेजर ध्यानचंद पुरस्कार को सर्वोच्च पुरस्कार कहते हैं। ठीक है, हालांकि अर्जुन अवार्ड एक खिलाड़ियों को मिलने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार बोल सकते हैं आप। यह भारत सरकार ने सन 1961 में प्रारंभ किया था। यह पुरस्कार उस खिलाड़ी को वर्ष के खेल के आधार पर दिया जाता है, यानी एक साल में कैसा खिलाड़ी ने खेला उसके आधार पर उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल का अच्छा प्रदर्शन करता है। इस पुरस्कार की सिफारिश अनुमोदन भारतीय खेल समिति की भिन्न भिन्न नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन तथा एसोसिएशन करती है। यह पुरस्कार महाभारत के अर्जुन की याद में दिया जाता है। अर्जुन का आप लोग नाम जानते होंगे, युधिष्ठिर के छोटे भाई थे अर्जुन। ठीक है, पांडु के पुत्र थे और द्रोणाचार्य के शिष्य थे और अर्जुन जो है शिष्यों में सबसे प्रभावशाली शिष्य थे। तीर धनुष में एक प्रकार से बड़े फेमस माने जाते, सर्वश्रेष्ठ धनुधर माने जाते हैं। हालांकि कर्ण जो थे उनसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन अब कर्ण को एक प्रकार से क्या हुआ कि भाई उनको परशुराम जी ने शिक्षा दी, तो एक राजघराने से नहीं थे शुरुआत से। बाद में जब उनका देहांत हो जाता तो बाद में एक प्रकार से पता चलता है कि कुंती के पुत्र थे। तो अर्जुन पुरस्कार में एक अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है लोगों को, खिलाड़ियों को, और प्रशस्ति पत्र एक मिलता है और 5 लाख रुपए जो है इसमें दिए जाते हैं। अगर अर्जुन पुरस्कार आप जीते तो इसमें आपको क्या मिलेगा भाई, इसमें आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे, प्रशस्ति पत्र मिलेंगे और अर्जुन की एक कांस्य की प्रतिमा आपको दी जाएगी। ठीक है, भारत सरकार एक विशेष समारोह में या पुरस्कार वितरित करती, कोई विशेष समारोह होगा उसी समारोह में ये पुरस्कार भी दे दिया जाता है। सॉरी, राष्ट्रपति भवन में करवाया जाता है ये प्रोग्राम। सॉरी, कहाँ पर होता है, राष्ट्रपति भवन में होता है और वहीं पर एक प्रकार से पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रपति पुरस्कार वितरण का उत्तरदायित्व तो निभाते हैं, यानी पुरस्कार कौन देता है, अर्जुन पुरस्कार या द्रोणाचार्य पुरस्कार कौन देगा, राष्ट्रपति स्वयं देते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका अर्जुन पुरस्कार। ये 2 पुरस्कार बड़े फेमस है, अर्जुन पुरस्कार से प्रश्न परीक्षा में खूब आया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये रहा आपका अर्जुन पुरस्कार। अगला पुरस्कार आपका है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये क्या है भाई, ये प्रशिक्षकों को यानी ट्रेनर को या कोच को वगैरह को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य आप जानते होंगे, द्रोणाचार्य अश्वत्थामा जी के पिताजी थे और कुरुवंश के एक प्रकार से या हस्तिनापुर के एक प्रकार से शिक्षक थे, प्रशिक्षक थे। ठीक है, ये भगवान परशुराम जी से विद्या अध्ययन किए हुए थे। भगवान परशुराम ने 3 चेलों को अपनी शिक्षा दी थी, एक भीष्म पितामह जी को, एक द्रोणाचार्य जी को और एक कर्ण को, अंगराज कर्ण को। ठीक है, और तीनों बड़े ही प्रतापी शासक थे, लेकिन दुर्भाग्यवश तीनों को अर्जुन ने ही आप देखते हैं मारा। हालांकि अर्जुन ने द्रोणाचार्य को नहीं मारे, अर्जुन ने भीष्म पितामह को मारा, वो भी एक प्रकार से अर्जुन अकेले नहीं मार पाते। कर्ण को भी छल से मतलब कि मारा गया, कहीं ना कहीं पे छल क्या आप, लेकिन वो ही सब दोनों तरीके से देखे। चूँकि भाई देखें धर्म युद्ध था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई मारो, तब अब वहाँ पर धर्म ही हो जाएगा। तो लेकिन कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा कर्ण के साथ नाइंसाफ़ी शुरुआत से ही होती आई है। यह पुरस्कार उन खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिनके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों या टीम ने राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। यह पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा सन 1985 में शुरू किया गया था देना। इस पुरस्कार में निम्नलिखित वस्तुएं दी जाती हैं। गुरु द्रोणाचार्य की कांस्य की प्रतिमा, जैसे उसमें अर्जुन की प्रतिमा ऐसे इसमें कांस्य की प्रतिमा, और 5 लाख रुपए सेम अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख रुपए जो है ये जो है कोचेज को भी मिलती है, और एक प्रशस्ति पत्र जिसको आप सम्मान पत्र भी कह सकते हैं, ये भी मिलता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये एक प्रकार से पुरस्कार में आपको दिया जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है भाई। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट से आप देखेंगे। वीडियो
में अगर आप नए नए अभी जुड़े हैं हमसे साथ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को सभी दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न आपका आ चुका दीर्घ उत्तरीय का। प्रश्न है कि संतुलित भोजन क्या है, या संतुलित भोजन से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है आपका, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। संतुलित भोजन या संतुलित आहार, संतुलित आहार उस भोजन को कहते हैं या संतुलित भोजन उस भोजन को कहते हैं जो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति, शरीर क्या चाहता है, शरीर को ऊर्जा चाहिए, शरीर को बॉडी बिल्डिंग वाली चीज़ें चाहिए, शरीर को एक प्रकार से मोटा फैट चाहिए, शरीर को एक प्रकार से लचीलापन चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो ये सब चीज़ें भोजन में होती हैं, क्योंकि भोजन में 6 पौष्टिक तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? भोजन में एक प्रकार से 6 पौष्टिक तत्व होते हैं। ये देखें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी चर्बी, खनिज लवण और जल और विटामिन। ठीक है, इनका उचित अनुपात में होना ही संतुलित भोजन कहलाता है। जिसमें आपका प्रोटीन जो होते हैं शरीर का बॉडी बिल्डिंग करते हैं, शरीर को मेंटेन करते हैं, शरीर में जो ऊतक या कोशिकाएं होती हैं उनकी टूट फूट होती है, उनकी मरम्मत करते हैं। क्योंकि शरीर जो होता है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, और कोशिकाओं के मिलने से ऊतकों का निर्माण होता है, यानी टिश्यू बनते हैं। और विभिन्न जो टिश्यू होते हैं उनके मिलने से क्या बनता है? अंगक बनता है, अंगक से अंगतंत्र और अंगतंत्र से पूरा का पूरा शरीर बनता है। तो टिश्यू जो होते हैं ये एक प्रकार से जब हम काम करते हैं या कोई चोट लग जाती है हमको या अन्य किसी स्थान पर कोई दबाव पड़ गया तो इससे टिश्यू वगैरह टूट जाते हैं या उनकी कुछ एक प्रकार से दिक्कतें, घायल हो जाते हैं। तो ऐसे में टिश्यू की मरम्मत करने का काम प्रोटीन करता है, नए नए ऊतकों का निर्माण करने का काम भी प्रोटीन ही करता है। प्रोटीन ऊर्जा भी देता है। 1 ग्राम प्रोटीन जो होता है, 1 ग्राम प्रोटीन आपको कितनी ऊर्जा देता है? 1 ग्राम प्रोटीन आपको ऊर्जा देता है 4.1 कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट शरीर को बेसिकली ऊर्जा ही देता है। ठीक है, ये ऊर्जा देने का काम करता है। वसा जो होती है ये चर्बी होती है, ये इससे तैलीय पदार्थ जो होता है जैसे घी, डालडा, मक्खन, ये सब वसा इसमें पाई जाती है। ये शरीर को एक प्रकार से फ्लेक्सिबिलिटी, लचीला भी रखता है। इसके अलावा ये शरीर को एक प्रकार से ऊर्जा भी देता है। ठीक है, शरीर को मोटा भी बनाता है, चर्बी युक्त बनाता शरीर को, मांस शरीर में डेवलप करता है। तो वह एक प्रकार से वसा जो होती है, इसमें एक बात की तो 1 ग्राम वसा की अगर बात की तो इसमें 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, 9 KCl। ठीक है, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आप खाएंगे तो इससे कितनी ऊर्जा मिलेगी? 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। यानी कि 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से समान ऊर्जा मिलती है। लेकिन शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि सबसे ज़्यादा शरीर भोजन में हम लोग क्या ग्रहण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद में खनिज लवण और जो विटामिन्स होते हैं ये दोनों शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। यानी कि जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से जानते कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता। तो इसलिए हर विटामिन की कमी से तमाम प्रकार के रोग होते हैं। ऐसे ही आप देखते हैं आयोडीन की कमी से घेंघा नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के रोग अन्य अन्य एक प्रकार से खनिज लवणों के माध्यम से होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो खनिज लवण हैं और जो विटामिन्स है ये सुरक्षात्मक एक प्रकार से पोषक तत्व हैं। यानी कि ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने के जो एक प्रकार से तंत्र है जिसको आप बोलते हैं जो है क्या बोलते हैं उसको? अरे रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि वो रोगों से हमारे लिए लड़ सके। तो रोग उनके उन व्यक्तियों में नहीं होते हैं जिनमें एक प्रकार से जो है विटामिन्स और खनिज लवण की संतुलित मात्रा मिली रहती है। ठीक है, उनको रोग बहुत कम होते हैं। तो इस तरीके से खनिज तत्व हैं। ठीक है, इनका विशेष योगदान होता है। तो संतुलित भोजन उस भोजन को कहते हैं जो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, अपेक्षाओं को तृप्त करता हो, जिसमें भोजन के सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सम्मिलित हों। आवश्यक पौष्टिक तत्व कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, यही सब। ठीक है, जल वगैरह। अच्छा, जल तो मैं भूल ही गया। जल जो होता है ये छठा पोषक तत्व है। जल क्या करता है? शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। शरीर में रोग मतलब की जो रक्त परिसंचरण है उसमें एक प्रकार से जरूरी होता है। ऑक्सीजन की कमी को वही पूरा करता है रक्त, मतलब कि जल। ठीक है, और इन तत्वों का उचित अनुपात व्यक्ति की आय, लिंग और काम करने की स्थिति आदि का ध्यान रख करके निर्धारित किया जाता है। यानी कि एक प्रकार से किस व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा देना है, जैसे कि बच्चों को प्रोटीन ज़्यादा देना चाहिए, महिलाओं को प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, बच्चों को और महिलाओं को, क्योंकि इनका शरीर एक प्रकार से टूट फूट जाता, टिश्यू बहुत ज़्यादा, प्रसव के बाद में महिलाओं के टिश्यू बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। इस वजह से एक प्रकार से ऊतकों के निर्माण के लिए प्रोटीन की ज़रूरत। और छोटे बच्चों में चूँकि पर्सनालिटी डेवलप होनी तो प्रोटीन एक प्रकार से उसमें होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन की कमी से मायरास्मस नाम
का रोग हो जाता है। ठीक है, इस स्थिति में बच्चों को प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा मिलनी चाहिए। ऐसे ही कोई व्यक्ति स्त्री पुरुष के हिसाब से आय, यानी कि व्यक्ति कितनी आय कमाता है, यानी कितना पैसा कमाता है, उसके अकॉर्डिंग उसका भोजन फिट होता है। व्यक्ति का लिंग कैसा है, यानी कि वो महिला है कि पुरुष है, उसके अकॉर्डिंग उसका भोजन निर्धारित होता है, उसका आहार फिक्स किया जाता है। व्यक्ति कौन सा काम करता है, यानी कि अगर कुदाल चलाता है तो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कार्बोहाइड्रेट की, ऊर्जा की। ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक प्रकार से व्यक्ति मोटा हो गया है तो उसके लिए एक प्रकार से ज़रूरी है कि आपको वसा कम कर दी जाए, उसको वसा ही ना दी जाए। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो आय, लिंग और आय नहीं, यहाँ पर आयु कर ले। ठीक है, आयु, व्यक्ति कितने साल का है, तो आयु, लिंग और काम करने की स्थिति आदि का ध्यान। आय भी कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति कितना कमाता है उस पर भी डिपेंड करता है कि उसका एक प्रकार से आहार कैसा होगा। लेकिन आयु ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हो सकता है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, ठीक है, और जो है आगे चल करके प्रौढ़ावस्था, इन सभी में बच्चे के लिए अलग अलग भोजन की व्यवस्था होती है। संतुलित भोजन मनुष्य को भोजन संबंधी समस्त आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसे स्वस्थ रखता है। अतः ऐसे संतुलित भोजन सभी पौष्टिक तत्व एक प्रकार से होते हैं, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, जल और विटामिन, ये सब उचित अनुपात में होते हैं। वही संतुलित भोजन या संतुलित आहार कहलाता है, जिसमें एक प्रकार से सब एक शरीर के अकॉर्डिंग हो, यानी जिस व्यक्ति को जितना चाहिए उतना उसमें पोषक तत्व समाहित हों। संतुलित भोजन का क्या महत्व है? इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। संतुलित व पौष्टिक भोजन या आहार शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसके महत्व को हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। कैसे? पहली बात, कार्य करने के लिए शरीर को वांछित ऊर्जा संतुलित और पौष्टिक आहार ही प्रदान करता है। यानी कि कार्य करने के लिए हमको कोई भी काम करना है तो हमको क्या ज़रूरत पड़ती है? ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एक मोटरसाइकिल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पेट्रोल डालने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए या किसी भी काम को संपन्न करने के लिए ऊर्जा रूपी ईंधन की ज़रूरत होती है। और वो ऊर्जा रूपी ईंधन हमको मिलता कहाँ से है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ठीक है, तो कार्य करने के लिए शरीर को वांछित ऊर्जा संतुलित और पौष्टिक आहार ही प्रदान करता है। विभिन्न क्रियाओं और गतिविधियों में नष्ट हुई ऊर्जा को संतुलित भोजन ही पुनः प्रदान करता है। यानी ऊर्जा जो हमारी नष्ट हो गई, फिर से हम भोजन करते हैं, फिर अपने आप को ऊर्जान्वित महसूस करते हैं, थकावट कम होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से युक्त पदार्थ ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों के रूप में जाने जाते हैं। जैसे कि अगर आप एक रोटी खाओगे तो हो सकता है कि आपको रोटी में कम ऊर्जा मिले, लेकिन अगर आप वही रोटी में घी लगा के खाओगे तो थोड़ा ऊर्जा ज़्यादा मिल जाएगी। या पूड़ी खा लोगे बढ़िया तलवा करके तो उससे थोड़ा ऊर्जा ज़्यादा मिल जाएगी। अच्छा, उसी पूड़ी में अगर आलू भर का पराठा मिल गया तो उससे थोड़ा सा और ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें आलू भी रहेगी। आलू में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे ही अनाजों में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अनाज में से गेहूँ, चावल, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और वसा भी मिल गई साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा आपको मिल जाएगी। जैसे अभी आ रहा है पितृपक्ष। पितृपक्ष में हम लोगों का बड़ा एक प्रकार से रहता है कि भाई आज यहाँ निमंत्रण में जाना है, कल वहाँ पर जाना है। क्योंकि गांव में हम रहते हैं इस समय, तो गांव में चूँकि पिता जी हमारे पुरोहिती करते रहे हैं और अभी भी पुरोहिती है। हम भी कभी कभी जाते हैं, टाइम मिलता है तो जब जाते हैं हम लोग तो वहाँ पे जो है, अब इस समय पितृपक्ष आ रहा तो सभी लोगों के यहाँ बढ़िया बढ़िया पूड़ी सब्जी बनेगी, तो उसको तो उसको खाना पड़ता है। अब एक ही दिन पता चलता है दो दो जगह आ गई, तो इस समय बहुत ऊर्जान्वित मतलब कि आपको महसूस होगा। हम लोगों को पूड़ी मिलेगी लगातार दबा के, पूड़ी, कद्दू की सब्जी, पूड़ी और खीर। ठीक है, तो इससे थोड़ा ऊर्जान्वित महसूस करेंगे हम लोग। ठीक है, ब्राह्मण लोग जो होते हैं इस दौरान थोड़ा सा इनसे नहीं बोलना चाहिए पितृपक्ष के दौरान, क्योंकि ये लोग पूड़ी उड़ी खाए रहते हैं, ऊर्जा खूब रहती शरीर में, तो जीत नहीं पाओगे इनसे। अगर कुश्ती भी लड़ोगे, मल्लयुद्ध भी होगा, तभी इनसे जीतना नामुमकिन रहेगा उस समय। आप इनको कब लड़ सकते हो? बाद में, जब ये जैसे व्रत रहें, नवरात्रि में आप जा करके देखिए, नवरात्रि में उधर भूखा रहना पड़ता है। व्रत 9 दिन भूखा रहेंगे, 15 दिन खाएंगे दबा के, तो 9 दिन वहाँ पर बाद में फिर दुर्गा जी के नाम पर चाहे 2 दिन भूखा रहेंगे, लेकिन रहना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, संतुलित व पौष्टिक भोजन शरीर को स्वस्थ रखता है और विभिन्न रोगों के रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनिटी हमको प्रदान करता है, जिससे शरीर का रोगों से बचाव होता है। बेसिकली शरीर में जो पौष्टिक तत्व है, जिसमें विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं, वो एक प्रकार से हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको मजबूत करते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता खड़ी हो जाती तलवार लेकर के, अबे रुगवा बुखारवा आवत है, बुखार आ जा, आओ बुखार बताई तुम्हें, इधर से जुखाम आता है, कहाँ जुखाम, कहाँ भाग हो, आओ लड़ लियो तब जाओ। अगर तू लड़ लियो हमसे, जीत जाओ, तो हमारे शरीर में अटैक कर पैबो।
यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी सिस्टम वो पावर होती है जो कि रोगों से लड़ती है। कोई रोग आया, रोग से लड़ करके रोगाणु जो होता है उस रोगाणु को मार ख़त्म कर देता है, भगा देता है, और वो रोगाणु आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। ठीक है। तीसरा महत्व ये होता है भोजन का, संतुलित भोजन का, कि संतुलित और पौष्टिक भोजन शरीर में सामान्य तापक्रम यानी 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के तापमान शरीर का बढ़ जाए, 38 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो मनुष्य को बुखार हो जाता है। तो इसको भी एक प्रकार से सहायक सिद्ध, तो शरीर के तापक्रम को एक प्रकार से नियंत्रित रखता है कौन? जल। ठीक है। और तमाम प्रकार के पोषक तत्व, तो ये भी एक प्रकार से होता है। इसके अलावा चौथा सहायता ये मिलती है कि संतुलित आहार से शरीर को सभी रासायनिक पदार्थ यथेष्ट मात्रा में मिलने से बच्चे का स्नायु तंत्र ठीक प्रकार कार्य करता है, जिससे बच्चे के मस्तिष्क को शक्ति मिलती है। स्नायु तंत्र मतलब कि जो उसका पूरा का पूरा सिस्टम है आपका, जो जिससे उसकी मस्तिष्क का विकास होता है, उसका एक प्रकार से अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होता है। अगर बच्चे को संतुलित आहार ना दिया जाए तो बच्चा एक प्रकार से कुपोषण का शिकार तो हो ही जाएगा, इसके साथ ही साथ उसकी जो मानसिक दक्षता है, मानसिक क्षमता है, उसका भी विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है। इस वजह से बच्चे को ही नहीं बल्कि बूढ़ों को, औरतों को और किशोरों को या बालकों को, सभी लोगों को एक आहार और भी संतुलित आहार की बेहद ही ज़रूरत पड़ती है। आप देखते हैं हीरो हीरोइन के चेहरे पर एक भी दाना नहीं होता है, एक भी दाग नहीं होता है। हम लोगों के चेहरे पर नाना प्रकार, कभी इधर दाना निकल जाएगा, कभी वो दाग बनेगा, कभी वो दाग बनेगा। ठीक है। कितना भी कुछ कर लो, क्यों? क्योंकि हम लोग संतुलित आहार नहीं करते हैं। अब दुनिया भर का ज्ञान हम बता तो रहे हैं आपको, लेकिन हम खुद भी संतुलित आहार नहीं ग्रहण कर पाते। क्योंकि गाँव में अगर घर पे रहते हो तो पूरी फैमिली है, और संतुलित आहार कब एक व्यक्ति के लिए, पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए जब आप खाना बनाओगे तो संतुलित आहार का ध्यान रख पाओगे कि भाई इसके लिए क्या बनाना है। अब किसी को वो नहीं पसंद है, किसी को वो नहीं पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को तीखा नहीं पसंद है। तो ऐसे में जैसा बनेगा वैसा ही आपको खाना पड़ेगा। उसमें टीम टाम करोगे तो डांटे जाओगे मेन। तो इससे क्या होता है कि ये संतुलित आहार का जो नखड़ा या एक प्रकार से जो हम ज्ञान बता रहे हैं आपको, ये फॉलो वगैरह देहात में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। शहरों में जब न्यूक्लियर फैमिली होती है, छोटी फैमिलियाँ होती हैं, वो लोग फॉलो करते हैं, एक मेन्यू बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग खाना पानी बनता है, वो लोग खाते पीते हैं। तो इसलिए आप देखते हैं कि उनके मतलब की बीमारियाँ थोड़ी कम होती हैं। हम लोग जो मिला वही खा लिया, आम घास। ठीक है। कहीं निमंत्रण आ गया तो उधर चले गए, पूड़ी पकवान खाए, पनीर के सब्जी और मशरूम बन गया, उधर निपटा लिए। और कबो रोटी सब्जी मिल गई, कबो सूखी सब्जी मिल गई, कबो परवर मिल गया, कबो सोयाबीन बनी गए। तो इस तरीके से नाना प्रकार से जैसे सब्जी तमाम प्रकार के बन रही हैं, वैसे उसे सब्जी खाओ। ठीक है। चाहे सब्जी पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो, चाहे अचार है लेके खाए पर रोटी, लेकिन खाए खाए। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोगों का उतना बाढ़ विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर संतुलित आहार बच्चा करेगा तो उसका विकास होगा। आप नेता मंत्री के बच्चों को देखें, कितने मोटे ताजे होते हैं, लाल लाल एकदम से गाजर बाहर आते हैं फूल के, क्योंकि खाते हैं दबा के ना। अगला चीज़, संतुलित भोजन कार्य करने के लिए बच्चों में स्फूर्ति बनाए रखता है। वे प्रसन्नचित रखते हुए अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। ठीक है। यानी कि आपके शरीर में जो भोजन होता है वो स्फूर्ति, ऊर्जा बनाए रखता है, आपके अंदर फुर्ती रहती है। आप जो है अगर आपके अंदर ऊर्जा रहती है तो फुर्ती रहती है, आप उछल कूद करके अपना काम कर लेते हैं। इसके अलावा संतुलित और पौष्टिक भोजन शरीर के ऊतकों यानी टिश्यूज़ जो होते हैं उनकी मरम्मत करता है, रिपेयरिंग करता है, कार्य करने का कार्य करता है, और पुराने टूटे या तंतुओं का निर्माण करता है, नव निर्माण भी करता है। नए नए ऊतकों का निर्माण करना हुआ तो प्रोटीन बेसिकली ये काम करता है। कौन करता है? प्रोटीन। ठीक है। प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से मिलकर के बनता है। ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए बनाता रहता हूँ। चलिए, प्रश्न आपका है, बाल्यकाल में शारीरिक शिक्षा पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, बाल्यकाल की विशेषताओं को ध्यान में रख करके ही अध्यापक को उनके शारीरिक क्रियाकलापों का आयोजन करना चाहिए। निम्नलिखित बातों पर विशेष रूप से ध्यान दे करके हम उनके क्रियाकलापों का आयोजन कर सकते हैं। ठीक है। बालकाल के दौरान शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन के बारे में हम क्या क्या बातें ध्यान रख सकते हैं। पहली बात कि शारीरिक क्रियाकलाप चाहे व्यायाम हो या कोई खेल कूद हो, अधिक थकाने वाले नहीं होने चाहिए। यानी ऐसे क्रियाकलाप जिससे बच्चा बहुत थक जाए, ऐसे क्रियाकलाप जो है एक प्रकार से बाल्यकाल में बच्चों को नहीं देना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि उन शारीरिक क्रियाकलापों का चयन करना चाहिए जिन्हें भली भांति बच्चे समझ सकें और जान पाएँ, उन क्रियाकलापों को बच्चों को करवाएं। तीसरी बात, नृत्य बालिकाओं के लिए शारीरिक व्यायाम
का उत्तम साधन है। यानी कि जो डांस क्लास या जो लड़कियां नृत्य करती हैं, डांस करती हैं, वो एक प्रकार से बालिकाओं के लिए अच्छा व्यायाम हो सकता है, जिसमें उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए। और बालिकाएं इसमें शुरुआत से, चूँकि पैदाइशी उनके अंदर कुछ होता है कि जो डांस एक लड़की कर लेती है वो लड़का आप देखते हैं उतना ज़बरदस्त तरीके से नहीं कर पाएगा, ठीक है। हालांकि अपने अपने डांस के अलग अलग तरीके होते हैं। इसके अलावा इस अवस्था में यानी बाल्यावस्था में बालक व बालिकाओं के व्यायामों में भिन्नता होनी चाहिए। यानी बालक का जो व्यायाम है शारीरिक वो अलग, क्योंकि बालक और बालिकाओं में समानता जरूर है लेकिन शारीरिक समानता नहीं है। लड़कियां थोड़ी शरीर से एक प्रकार से कहीं ना कहीं कोमल जरूर होती हैं। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर ये मत कहिएगा कि आप लोग, बहुत सारे कुछ लोग होंगे नारीवादी विचारिका या कुछ लड़कियां की गुरुजी आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि बालक बालिका एक समान नहीं है। विचारों में समान है, पढ़ने लिखने में बराबर हैं आप, ठीक है, बुद्धि में बराबर हैं, लेकिन शारीरिक हिसाब से देखेंगे तो पुरुषों को कुछ चीज़ें ज़्यादा जरूर मिली है। मतलब कि वो जो पुरुष तत्व होते हैं या पौरुष चीज़ें हैं वो एक प्रकार से बालकों में थोड़ा ज़्यादा होती है, शारीरिक दक्षता उनमें थोड़ी ज़्यादा, कैपेसिटी ज़्यादा होती है बालिकाओं की अपेक्षा। तो ये एक प्रकार से एक मनोदय, मतलब कि जो शारीरिक संरचना है इसमें थोड़ा बदलाव जरूर होता है। इस वजह से बालकों को अलग काम और बालिकाओं के लिए अलग व्यायाम, इन दोनों की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा इस अवस्था में सामूहिक प्रवृत्ति होने के कारण सामूहिक खेल की बात, सामूहिक क्रियाकलाप और सामूहिक क्रियाओं का आयोजन करना बालक के लिए रुचिकर होता है, ठीक है। इसके अलावा कक्षा 6 के बालकों को योग आसनों की जानकारी देकर के अगली कक्षा के लिए तैयार करना चाहिए। यानी योग आसन के बारे में उनको बताना चाहिए कि योग आसन क्या होते हैं, आसन किस प्रकार किया जाता है, आसन से क्या क्या लाभ होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहिए कक्षा 6 से ही। कक्षा 7 के बालकों को योगासन कराया जा सकता है और कक्षा 8 में पूर्वाभ्यास कराना चाहिए जो उसने कक्षा 7 में किया है। इस तरीके से जो पीटी वगैरह की व्यवस्था होती है, आसन वगैरह, ये सब बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। इसके अलावा शारीरिक क्रियाकलापों को करने में सरल से कठिन की ओर यानी सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि पहले सरल काम को करवाएं, फिर सरल से फिर और थोड़ा सा कठिन, फिर और थोड़ा सा कठिन, इस तरीके से सरल से होकर के आप जटिल की ओर आगे बढ़ें या सरल से कठिन की ओर आगे बढ़ें, ठीक है। इस तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग या बच्चों को एक प्रकार से शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था बच्चों के लिए, बालकों के लिए बाल्यावस्था के दौरान करना चाहिए, ठीक है। तो बाल काल में शारीरिक शिक्षा के बारे में तमाम प्रकार के काम आप कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहेंगे, ठीक है। भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाएं बताएं। बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाएं बताएं। यानी भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसको आप साई कहते हैं, SAI, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहते हैं, SAI बोलते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो भारतीय खेल प्राधिकरण की अगर बात की है तो इसके कई योजनाएं हैं। पहली योजना इसकी है कि खेल प्रतिभा की खोज और पोषण के लिए एक प्रकार से चीज़ें व्यवस्थित करता है। खेल प्रतिभा यानी कि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे प्रतिभावान बच्चे, उनको इकट्ठा करना, ठीक है। इसके अंतर्गत प्रतिभावान बच्चों की खोज करना तथा उनके प्रशिक्षण और पोषण यानी उनकी ट्रेनिंग, बच्चों की खेल कैसे खेलना है और उनको क्या क्या चीज़ें खाने की ज़रूरत है, उनके पोषण की भी व्यवस्था करना, ये एक प्रकार से ये भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। उनको यह उचित शिक्षा भी प्रदान कर रही है, कौन, भारतीय खेल प्राधिकरण, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो भारतीय खेल प्राधिकरण एक प्रकार से न केवल उचित प्रतिभा की खोज करती है, बल्कि उचित प्रतिभा के साथ साथ वो बच्चों के खाने पाने की भी सुविधा की बात करती है और उचित पोषण की बात करती है, ठीक है, उसकी व्यवस्था भी करती है। दूसरी योजना क्या है भारतीय खेल प्राधिकरण की, खेल छात्रवृत्ति प्रदान करना, यानी कि खिलाड़ियों को एक धनराशि देना। इसमें खिलाड़ियों को योग्यता के अनुसार, उनकी कैपेसिटी के अनुसार छात्रवृत्तियां दे दी जाती हैं, वजीफा वगैरह देने का प्रावधान है। इसके अनुसार खिलाड़ी को पिछले वर्ष की खेल उपलब्धियों के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है कि आपने पिछले साल कैसा खेला है, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ पैसे रुपए दिए जाते हैं ताकि आपका खेल लगने में, मतलब खेलने में मन लगे और आप आगे चल करके अच्छा खेलें, ठीक है। यानी आपको खेल के प्रति रुचि पैदा करने के लिए ये चीज़ें दी जाती हैं। जैसे कि आप देखते हैं पहले हम लोगों को छात्रवृत्ति मिलती थी पढ़ने के लिए, अभी मिलती है। तीसरी बात यह है कि राष्ट्रीय प्रतिभा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, ये भी एक प्रकार से काम होता है भारतीय खेल प्राधिकरण का। राष्ट्रीय प्रतिभा प्रतियोगिता का आयोजन करना है ताकि पूरे देश में एक प्रकार से जो प्रतियोगिता, मतलब की प्रतियोगिता है, कंपटीशन एक प्रकार से का आयोजन करना, ताकि लोग एक प्रकार से एक दूसरे की प्रतिभा को जांच परख सकें।
भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभा प्रतियोगिता का आयोजन करता है, जिसमें प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन कर लिया जाता है कि जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी होते हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाता है और आगे उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जाता है। इस तरीके से प्रतिभा का चुनाव करना। अगला काम होता है भारतीय खेल प्राधिकरण का राष्ट्रीय शारीरिक स्वास्थ्य योजना, यानी राष्ट्रीय शारीरिक स्वास्थ्य योजना भी चलाना इसका काम है। इसके अंतर्गत सभी खिलाड़ियों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है, इसलिए यह देश भर में राष्ट्रीय शारीरिक स्वास्थ्य समारोह लगातार आयोजित करता रहा है भारतीय खेल प्राधिकरण, यानी ताकि खिलाड़ी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। ठीक है, क्योंकि स्वस्थ रहेगा व्यक्ति तभी एक प्रकार से अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा, और अगर स्वस्थ ही नहीं रहेगा, बीमार रहेगा, तो आगे चल करके वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा देशज खेलों और मार्शल आर्ट्स की पदोन्नति करना। इसके अंतर्गत देशज खेलों और मार्शल आर्ट्स को प्रसिद्ध करने का भी दृढ़ संकल्प लिया है भारतीय खेल प्राधिकरण ने। कुल मिलाकर के भारतीय खेल प्राधिकरण जो है ये एक प्रकार से भारत के जो देशज खेल हैं, ठीक है, जो देश अपनी देसी खेल है वो, और जो मार्शल आर्ट से विदेशी खेल, उन सभी को एक प्रकार से मार्शल आर्ट जो कराटे जूडो वगैरह होता है ये सब, तो इन सभी को प्रोत्साहन देने का काम किया है, उनको प्रसिद्ध करने का एक संकल्प कर लिया है भारतीय खेल प्राधिकरण ने, इसको आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प कर लिया है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है शारीरिक शिक्षा की स्वास्थ्य संबंधी अवधारणाएं बताएं। शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन की स्वास्थ्य से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड अवधारणाएं हैं वो क्या हैं, यही आपसे पूछा गया है। लिखना क्या है आपको उत्तर में। देखिए ये सब प्रश्न परीक्षा में खूब दबा के आए हैं, इसीलिए मैंने इन प्रश्नों को रखा है। ऐसे ही और भी आपको मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लास, ये सब आपको मिलती रहेगी, तो उसको लेकर के आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। शारीरिक शिक्षा की स्वास्थ्य संबंधी अवधारणाओं में समुदाय, स्वास्थ्य प्रोत्साहन, व्यक्तिगत, परिवार और समाज, जैसे अल्कोहल, तंबाकू, मादक दवाइयों का खेलकूद पर प्रभाव पड़ता है, मोटापे के कारण निवारण और उपाय आदि शामिल हैं। तो इसमें आप देखते हैं लोग एक प्रकार से जब कभी खेल में क्या होता है, स्वास्थ्य संबंधी जो अवधारणाएं, उसमें आप अल्कोहल नहीं ले सकते, तंबाकू वगैरह, मादक दवाई वगैरह नहीं ले सकते, क्योंकि इस सभी का खेल पर बुरा प्रभाव पड़ता है और ऐसे में खिलाड़ी परेशान होते हैं, ठीक है। इसके अलावा योग शिक्षा विषय वस्तु में अष्टांग योग, जिसमें आप अष्टांग योग में कौन कौन से योग हैं, ये पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है ध्यान, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां आपका है समाधि। ये एक प्रकार से आपके 8 अंग होते हैं योग के, इस पर विशेष फोकस किया जाता है, ठीक है, शारीरिक शिक्षा में स्वास्थ्य के ठीक रहने के लिए। इसके अलावा षटकर्म योग का महत्व भी है, योग की परिभाषा, योग द्वारा विभिन्न रोगों का इलाज कैसे किया जाता है, ये सब इसमें बताया जाता है, सिखाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वस्थ रहे और इस तरीके से खेल आगे बढ़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा खेल कूद का इतिहास में विभिन्न खेलों का इतिहास, खास करके नवीन, सामान्य, नियम खेल के, खेल मैदानों का माप कितना होगा, खेल कूद उपकरणों का विनिर्देशन कैसा होगा, महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स वगैरह करवाए जाते हैं, उनका स्थान फिक्स किया जाता है, खेल कूद व्यक्तित्व, खेल कूद के मूल कौशल, खेल कूद भांसकी, खेल कूद चोटें, उनके बचाव, ये सब शामिल होते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता में, सुयोग्यता का अर्थ शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करने वाले कारक, शारीरिक पुष्टि विकास के सिद्धांत आदि शामिल होते हैं। व्यक्ति सुयोग्य होगा, सुयोग्य मतलब कि वो शारीरिक और मेंटल, यानी फिजिकल और मेंटली दोनों दृष्टि से प्रिपेयर होगा खिलाड़ी, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। इस तरीके से एक प्रकार से आप देखते हैं तमाम प्रकार की चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो स्वास्थ्य और एथलेटिक केयर में स्वास्थ्य शिक्षा, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम की धारणा, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का महत्व, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंग और उनका आपसी संबंध जो होता है, एथलेटिक केयर का अर्थ एवं धारणा, ये सब इसमें शामिल होता है। तो कुल मिलाकर के जो एक प्रकार से ये था आपका प्रश्न कि इसमें क्या शामिल होता है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा की स्वास्थ्य संबंधी अवधारणाओं में क्या है, तो ये सारी अवधारणाएं जो है इन पर काम किया जाता है स्वास्थ्य शिक्षा में, मतलब शारीरिक शिक्षा में स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर के, या स्वास्थ्य अच्छा रहे इस वजह से इसके लिए तमाम प्रकार के अवधारणाएं, तमाम प्रकार के कॉन्सेप्ट काम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलें, अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रथम एशियाई खेलों की प्रमुख बातों को लिखिए। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई विश्वविद्यालय के पर्चे में पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रश्न है, प्रथम एशियाई जो खेल हुए थे इसकी प्रमुख बातें क्या क्या थीं। तो प्रथम एशियाई खेलों की प्रमुख बातें कई सारी हैं, निम्नलिखित हैं। पहला,
पहली बात यह है प्रथम एशियाई खेलों की कि मेज़बान देश होने की वजह से भारत के प्रतिभागी 165 थे इसमें, चूँकि भारत इसमें मेज़बानी कर रहा था। मेज़बानी मतलब कि भारत में आयोजित हुआ था प्रथम एशियाई खेल। 165 प्रतिभागी इसमें एक प्रकार से कहाँ से थे, भारत के थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे, जो कि सर्वाधिक थे, सबसे ज़्यादा थे। जबकि सबसे कम प्रतिभागी सीलोन के थे। सीलोन माने श्रीलंका के, मात्र 3 खिलाड़ी थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान, चूँकि जब ये एक प्रकार से था तो उस समय श्रीलंका को सीलोन कहा जाता था। दूसरी बात, प्रथम एशियाई खेलों की प्रमुख बातें ये हैं कि जापान पदक तालिका में 24 स्वर्ण पदक जीता था इसमें। ठीक है, और 24 स्वर्ण पदक जीत करके ये अव्वल रहा। अव्वल माने नंबर 1 पर रहा। कौन? जापान। तो प्रथम एशियाई खेलों में नंबर 1 पर कौन रहा? 24 स्वर्ण पदक जीता था, 24 गोल्ड मेडल जीता था किसने? जापान ने, और नंबर 1 पर रहा। जबकि 15 स्वर्ण के साथ भारत दूसरे स्थान पर रहा एशियाई खेलों में। यानी एशियाई खेलों में, प्रथम एशियाई खेलों में भारत जो था 15 जो है गोल्ड मेडल जीता था 15 खेलों में, और ईरान जो था वो 8 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। यानी कि नंबर 1 पर फ्रांस, नंबर 1 पर एक प्रकार से कौन रहा भाई? जापान, नंबर 2 पर आपका रहा भारत, और नंबर 3 पर आपका ये क्या नाम है इसका? ईरान। ये तीनों एक प्रकार से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर रहे, जिनमें 24 पदक एक प्रकार से जीता। अब ऐसे समझ ले कि 8 दूनी 16, मतलब कि ईरान जीता 8 पदक सोने का। अब 8 दूनी 16, यानी कि एक 16 से कम जीता उसने, भारत ने। और जो है आप देखते हैं 8 त्रिक 24, यानी 8-8 का गैप आप मान करके चलें कि ऐसे रहा होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले, तो प्रथम एशियाई खेलों में ये हुआ। तीसरी बात, भारोत्तोलन के सभी 7 खिताब जो है ईरान ने जीते थे। भारोत्तोलन जो था एक खेल था, तो उसमें एक प्रकार से 7 खिताब जो था, 7 गोल्ड, वो 8 में से 7 यहीं से जीता था भारोत्तोलन में। भारत ने फुटबॉल का खिताब ईरान को हरा करके जीता था। ठीक है, इसके अलावा फिलीपींस ने जापान को बास्केटबॉल में धूल चटा दी थी और स्वर्ण पदक हथिया लिया था। इस तरीके से आप देखेंगे प्रथम एशियाई खेलों में कुछ चीज़ें हुई जो कि आपको जाननी चाहिए। ठीक है, इसीलिए प्रश्न परीक्षा में यहाँ से खूब पूछा जाता रहा है। इसके अलावा इसमें क्या हुआ, इसमें पुरुषों की ट्रैक स्पर्धा में भारत का आईबी पिंटो हीरो रहा। आईबी पिंटो जो था वो क्या रहा? वो हीरो रहा पुरुषों की ट्रैक स्पर्धा में। और जिन्होंने एशिया का सबसे तेज़ धावक होने के दोहरे खिताब के अलावा 4 गुणे 400 रिले में रजत पदक भी जीता। ठीक है, ये एक प्रकार से ये प्रथम एशियाई खेलों में हुआ। इसके अलावा परिमल राय नाम का एक व्यक्ति, उसको शारीरिक सौष्ठव प्रतियोगिता ओपन कैटेगरी में मिस्टर एशिया घोषित किया गया इसी में। इसके अलावा महिला वर्ग में जापान की टोयोको यासिनो ने गोला, चक्का व भाला फेंक स्पर्धा में 13 स्वर्ण पदक जीते, जो कि एक दुर्लभ सी उपलब्धि है अपने आप में। एक व्यक्ति, एक यही इसने क्या नाम है, टोयोको यासिनो ने गोला फेंक में, चक्का फेंक में और भाला फेंक में क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, जापान की महिला थी। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये प्रथम एशियाई खेलों में जिसकी मेज़बानी भारत कर रहा था, वहाँ पर एक प्रकार से तमाम प्रकार की चीज़ें शामिल हुई। और पूछा क्या गया था, कुछ विशिष्ट बातें या कुछ प्रमुख बातें बताएं, तो यही सब प्रमुख बातें आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, आपको विधिवत नंबर मिलेगा, अच्छा नंबर मिलेगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में, आपकी बार भी आएगा ये प्रश्न, ध्यान रखेंगे। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेलों पर एक लेख लिखिए। राष्ट्रमंडल खेल जो है, इस पर एक प्रकार से एक लेख आपको लिखना है, इसके बारे में कुछ सुझाव देना, बताना है कि क्या है। तो कॉमनवेल्थ गेम बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ गेम बोलते हैं राष्ट्रमंडल खेल को। ऐसे देश जो कि एक प्रकार से ब्रिटेन के गुलाम रहे, ऐसे देश जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे, उन देशों के बीच में जो खेल होता था वही कॉमनवेल्थ गेम कहा जाता था। ठीक है, ऐसे देश जो ब्रिटेन के उपनिवेश कहीं ना कहीं पे रहे। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 30 सालों से भी अधिक चले, विचार विमर्श के बाद प्रारंभ हुए। जॉन एस्टले कूपर ने सन 1891 में अंग्रेजी भाषी देशों में खेल करवाने का सुझाव दिया था। इस प्रस्ताव को सन 1896 में एथेंस यानी यूनान में ओलंपिक खेलों के पुनर्जन्म से और भी उत्साह मिला। एथेंस से उभरी आधुनिक ओलंपिक खेलों की लहर ब्रिटिश साम्राज्य और उसकी जो कॉलोनियों थीं उससे संबंधित युवकों के लिए प्रेरणा का स्रोत साबित हुई। यानी मोटिवेशन मिला जब एक प्रकार से एथेंस में दोबारा से ओलंपिक खेल, चूँकि बीच में बंद कर दिया गया था, फिर से ओलंपिक खेल शुरू किए गए। ठीक है, तो उससे मोटिवेशन मिला इन लोगों को जो इंग्लैंड के लोग थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐतिहासिक कागजात के अनुसार अगर देखें तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1911 ईस्वी में
जॉर्ज पंचम की ब्रिटिश सम्राट की ताजपोशी के अवसर पर यॉर्कशायर के एस्टले कूपर व कुछ और खेल शिक्षकों की प्रेरणा व प्रयत्नों से ही संभव हुई है, ऐसा माना जाता है। ताजपोशी समारोह मतलब कि क्या होता है, ताज यानी जो ब्रिटेन का एक प्रकार से जो क्राउन है उसको सर पर रखना या उसकी राज्याभिषेक के दौरान, ऐसा। ताजपोशी समारोह के अवसर पर एक खेल प्रतियोगिता लंदन में क्रिस्टल पैलेस में करवाई गई। इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के कुछ सदस्य देशों ने के खिलाड़ियों ने भाग लिया। ब्रिटिश साम्राज्य चूँकि जहाँ पर ब्रिटेन का शासन था, जहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन के लोग शासन कर रहे थे, ठीक है, वहाँ के खिलाड़ी कुछ इसमें शामिल हुए। इस प्रतियोगिता को साम्राज्य खेल उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ एपिक गेम्स कहा जाता है, मतलब नाम दिया गया पहले। इसमें मुख्यतः 4 देशों यानी कि ऑस्ट्रेलिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल था, न्यूजीलैंड और तस्मानिया, ये सब शामिल थे। इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका शामिल था, कनाडा और ब्रिटेन के खिलाड़ियों ने भाग लिया था पहले एक प्रकार से राष्ट्रमंडल खेलों में, ठीक है। तो ये पहला राष्ट्रमंडल खेल था जो कि एक प्रकार से आयोजित हुआ था 1911 ईस्वी में, ठीक है। इस तरीके से आपने राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में थोड़ा बहुत जाना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है पुरस्कार क्या होता है, अवार्ड, अवार्ड के बारे में कुछ बताएं। अवार्ड किसे कहते हैं या अवार्ड क्या होता है, अवार्ड किनको मिलता है और क्यों दिया जाता है अवार्ड। अवार्ड मिलने से एक प्रकार से व्यक्तियों को मोटिवेशन मिलती है। अवार्ड अगर ना मिले खेल में तो खेलने का कोई मतलब नहीं है। जब व्यक्तियों को खेलते हैं और अवार्ड भी मिलता है, नेम तो उनका हो ही रहा है, फेम भी बन रहा है, और साथ में जब अवार्ड मिलता है तो उसका अवार्ड रखे रहते ताकि भविष्य में उनके बच्चे और उनका परिवार जो है उस अवार्ड को देख करके जीवित रहता है। जैसे अवार्ड जब हमको मिला, यहाँ पर मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊं, ये अवार्ड मुझे जब पहली बार मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई, ठीक है। खुशी कब हुई, जब इस यूट्यूब की तरफ से मुझको ये भेजा गया, ठीक है, ये चांदी की बटन, ठीक है। जब ये हमको भेजी गई, जब मेरे पास आई तो उस दौरान एक प्रकार से क्या था, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, 2-3 दिन डिले हो गया मामला। मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी कि कहाँ चला गया ये, ठीक है, क्योंकि इसकी ललक एक यूट्यूबर को जितनी होती है उतनी और किसी को नहीं होती। ये एक प्रकार से बहुत बड़ी उपलब्धि होती है अपने आप में। तो चूँकि इस समय मुझे यही था कि भाई मिल जा, मतलब कि क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई। दौड़ धूप करके मैं एक प्रकार से, अब मेरे घर से गोंडा शहर जो है लगभग 33 किलोमीटर है। मैं 33 किलोमीटर, बारिश हो रही थी उसमें, एक प्रकार से मैं गया बाइक लेकर के, ठीक है, और 33 किलोमीटर गया मैं एक प्रकार से लेकर के, और इसको फिर वहाँ पे मैंने ढूंढा, मतलब कि जहाँ पर वो एड्रेस दिया गया था फ़ोन से, मैं उसके दुकान पर चला गया जहाँ से आया था। मतलब कि ये पहले तो अमेरिका से चला, फिर दिल्ली आया होगा, फिर दिल्ली से लखनऊ आया, लखनऊ से फिर गोंडा आया। तो इस तरीके से बड़ा लंबा प्रोसेस था, कई लोगों से मुझे बीच बीच में बात करनी पड़ती थी, तो इस तरीके से ये मेरे पास पहुँचा। लेकिन इसकी ललक जो थी बड़ी ज़्यादा थी, पार्टी वार्टी हुई और दोस्तों को बुलाया, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब जो है ये बस केवल ला करके दीवार पे सजा दिए हैं, लेकिन जब भी देखते तो मोटिवेशन हमारा थोड़ा बढ़ जाता है कि आप लोगों की वजह से आज हम इसके एक प्रकार से, मतलब ये मिल गया है। थोड़ा सा और समय बचा है, बस 10 लाख जल्दी से हो जाए, अगर आप लोगों की कृपा रहेगी, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो, ठीक है। और फिर जब गोल्ड आएगी तो और अच्छा लगेगा, तो दोनों बगल बगल में टांगेंगे और जब एक प्रकार से वीडियो बनाएंगे तब बड़ा अच्छा लगेगा और बड़ा अच्छा महसूस भी होगा, ठीक है। तो ये मैं ऐसे टांग करके रखा हूँ, इसको देखता हूँ तो मैं एक प्रकार से जब भी सोने से पहले एक बार तो ज़रूर देखता हूँ इसको, ठीक है, और कुछ हो या ना हो लेकिन इसको ज़रूर देखना है। चले, तो पुरस्कार जो होता है, अवार्ड, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जहाँ तक संभव होता है स्पर्धा के संपन्न होने के तुरंत बाद पदक प्रदान कर दिए जाते हैं। जब परिणाम घोषित किए जाते हैं तब पहले 3 स्थान प्राप्त करने वाले जो विजेता होते हैं उनको विजय मंच पर बुलाया जाता है, और प्रथम जो प्रतियोगी रहता है उसको मंच पर बीच में खड़ा किया जाता है, और जो सबसे ऊंचा होता है स्थान, और जो द्वितीय नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर विजेता की दाईं ओर खड़ा होता है, और जो तृतीय स्थान पर आता है वो विजेता की बाईं ओर खड़ा होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, तो ये बड़ी डीपली चीज़ है, इसको ध्यान रखेंगे। यानी कि जो 3 लोग जो स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक के अधिकारी होते हैं, ठीक है, ठीक है, तो उनको क्या मिलता है, उनको अवार्ड मिलता है, तीनों को अवार्ड मिलता है, ठीक है, गोल्ड मिलता है, रजत मिलता है, कांस्य मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि वहाँ पर जो बीच में कौन खड़ा होता है, जो प्रथम नंबर पर होता है उसका स्थान थोड़ा ऊंचा होता है, और उसके दाहिने साइड खड़ा होता है कौन, जो सेकंड पर होता है, और उसके बाएं साइड कौन खड़ा होता है, जो थर्ड पर होता है। इस तरीके से आप ये इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। विजेता जन सम्मान में अपना शीश झुकाते हैं, ऐसे करके ऐसे झुकाते हैं शीश, ठीक है, इस तरीके जन सम्मान में शीश झुकाते हैं। और IOC का अध्यक्ष
या उसके द्वारा नामित किए गए प्रतिनिधि से वो पदक व प्रमाण पत्र ग्रहण करते हैं। ठीक है। विजेता के देश का ध्वज वहाँ के राष्ट्रीय गान की धुन के साथ फहराया जाता है। ये सबसे बड़ा पल होता है। जैसे कि भारत के जब नीरज चोपड़ा जी ने स्वर्ण पदक जीता तो सीना जो है पूरे 140 करोड़ भारतवासियों का चौड़ा हो गया, 56 इंच का सीना हो जाता है उस दौरान, जब एक प्रकार जैसे अभी अभी अब भले ही क्रिकेट को उतना ज़्यादा एक प्रकार से ओलंपिक वगैरह में नहीं शामिल किया गया, लेकिन आप देखें क्रिकेट जो है इस समय इतना ज़्यादा भौकाल है क्रिकेट का पूरे इंडिया में नहीं बल्कि जहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है वहाँ पर, इंग्लैंड वगैरह में या साउथ अफ्रीका या अन्य देशों में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। ठीक है। तो वहाँ पर एक प्रकार से भौकाल है। अभी प्रमोट किया जा रहा है क्रिकेट को अमेरिका वगैरह में। अमेरिका में जब क्रिकेट फैल जाएगा तो बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेट का और ज़्यादा उत्थान होगा। लेकिन भारत इस समय दुनिया में नंबर 1 पर है क्रिकेट के फैन फॉलोइंग में। आप देखते हैं जितना क्रिकेट का बजट नहीं होगा जो है उतना ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो IPL का बजट रहता है यहाँ का। मतलब कई सारे लीग वगैरह इकट्ठा कर लो या कई जो है जितने भी एक प्रकार से क्रिकेट बोर्ड है उनको मिला लो, तब भी IPL के बराबर नहीं होते। मतलब IPL इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप देखें तो यहाँ पर क्या होता है, विजेता देश का जो ध्वज होता है, झंडा होता है, वो फहराया जाता है। सबसे ज़बरदस्त चीज़ यही होती है, राष्ट्रीय गान बजता है और वहाँ पर फहराया जाता है झंडा। स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों के साथ प्रमाण पत्र भी पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आए खिलाड़ियों को प्रदान किए जाते हैं। हालांकि जो प्रतिभागी चौथे, पाँचवें और छठे स्थानों पर रहते हैं उन्हें केवल प्रमाण पत्र ही दिया जाता है, उनको एक प्रकार से पदक नहीं दिया जाता है। उनको प्रमाण पत्र मिलता है कि हाँ आपने इतना अच्छा किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। ओलंपिक ध्वज क्या होता है? ओलंपिक फ्लैग इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में खूब पूछा गया है। यह ओलंपिक ध्वज 1914 ईस्वी में बैरोन डी काबर्टिन, जो कि आधुनिक जो है इसके जनक माने जाते हैं आधुनिक ओलंपिक खेलों के, बैरोन डी काबर्टिन द्वारा बनाए गए मॉडल पर आधारित है। इसे प्रथम बार 1920 के एंटवर्प यानी बेल्जियम ओलंपिक में फहराया गया था। यह सफ़ेद रेशम का बना होता है। ध्वज के बीच में एक दूसरे से जुड़े विभिन्न रंगों के 5 छल्ले होते हैं इसमें, जो मैत्री भाव को लिए हुए होते हैं। इसमें जो 5 छल्ले होते हैं उसमें आप देखते हैं नीला रंग, पीला रंग, काला रंग, हरा रंग और लाल रंग। ये 5 रंग के एक प्रकार छल्ले होते हैं, नीला, पीला, लाल और हरा और काला। 5 छल्ले इस प्रकार बने होते हैं कि W का आकार बनाते हैं अपने आप में। छल्लों के 5 रंग 5 महाद्वीपों को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जिसमें लाल रंग जो होता है ऑस्ट्रेलिया का द्योतक है। लाल रंग किसको दिखाता है? ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है। हरा रंग यूरोप को प्रदर्शित करता है। पीला रंग एशिया को प्रदर्शित करता है। नीला रंग अमेरिका को प्रदर्शित करता है। ठीक है। और काला रंग अफ्रीका को प्रदर्शित करता है। इस तरीके से आप देखते कहीं ना कहीं पे ये रंग जो है, ऑस्ट्रेलिया के लोग थोड़े बहुत लाल या थोड़े से ललचहू टाइप के होते हैं, इस वजह से लाल रंग उनके लिए। यूरोप के लोग कुछ हरे टाइप के या कुछ मतलब कि यूरोप के लोगों में थोड़ा सा हरियाली टाइप की होती, तो इसलिए वहाँ पर। एशिया में आप देखते हैं जो चाइना के लोग या भारत के लोग कुछ पीले टाइप के होते हैं, इस वजह से। नीला अमेरिका में कुछ निग्रेटो पे जाती है, नीले टाइप के कुछ लोग होते हैं, तो इस वजह से। ठीक है। काले लोग अफ्रीका में होते हैं, तो ये भी एक प्रकार से बनाया जा सकता है इसमें। ठीक है। लेकिन इसका कुछ और भी रीजन हो सकता है। ठीक है। इसके और भी रीजन है। हालांकि एक अगर रंग भेद के हिसाब से देखें तो ये भी मान सकते हैं। इसका प्रतिनिधित्व करता है नीला छल्ला ध्वज स्वयं के निकट बाईं ओर सबसे ऊपर होता है कौन? नीला छल्ला, जो कि अमेरिका का द्योतक है। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये ओलंपिक ध्वज के अलग अलग जो छल्ले होते हैं, अलग अलग जो है रंग के होते हैं और अलग अलग महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न अगला है महोदय। प्रश्न कौन सा है? अगला क्वेश्चन से प्रश्न प्रतीक क्या होता है? स्प्रिट जिसको आप बोलते हैं, स्प्रिट। राष्ट्रमंडल खेलों का कोई भी समान प्रतीक नहीं होता। एक खेलों का प्रतीक अपना अपना होता है। हर वर्ष आयोजन करने वाले देश अपने मुताबिक इस प्रतीक को चुनते हैं, यानी कि जो लोगो या प्रतीक होता है इसको अपने हिसाब से चुनते हैं। इस वर्ष भारत में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का प्रतीक शेरा को रखा गया है। शेरा का तात्पर्य होता है शेर। इसका पदार्पण मेलबर्न के राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में किया गया। शेरा को शौर्य का, साहस का, शक्ति का और भव्यता की निशानी माना जाता है। यह नारंगी और काली पट्टियों वाला शेर भारत की भावना को प्रकट करता है, जबकि इसके शौर्य की कहानी खिलाड़ियों को अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करने की भावना से भर देती है। शेरा को बड़े दिल वाला माना जाता है, जो सभी को आए
और खोले, मतलब सभी आएँ और खेलें की भावना से भर देता है। इस तरीके से ये होता है एक प्रकार से एक प्रतीक का मतलब। तो अपने अपने जहाँ पर जब आयोजन होता है अपने अपने हिसाब से लोग प्रतीकों को रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने चीज़ों को समझा। अगर आप देखते पीडीएफ वगैरह, फिजिकल एजुकेशन आपका एक सब्जेक्ट है और बाकी और भी आपके सब्जेक्ट हैं, तो आपको कोर्स लेना है, मतलब कि बीए के प्रथम सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपके लिए व्यवस्था करी गई है। क्या व्यवस्था करी गई भैया? व्यवस्था ये करी गई कि आपके लिए कोर्स की व्यवस्था करी गई है। मात्र और मात्र 100 रुपये में, यानी 100 रुपीज़ में आपको सारे सब्जेक्ट के कोर्स उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिसमें आप देखिए सारे सब्जेक्ट की पूरी चैप्टर वाइज क्लासेस सब कुछ नहीं खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन यह है कि आपकी एग्जाम तक आते आते मैराथन क्लास के माध्यम से, महाडल पेपर के माध्यम से, महासंग्राम रिवीजन क्लास के माध्यम से, क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपकी तैयारी विधिवत तरीके से मैं करवा दूंगा, ठीक है। उसको लेकर के आप परेशान नहीं होइएगा। बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस हो चुकी, बहुत सारे चैप्टर वाइज क्लासेस हो चुकी, बहुत सारे के 2-2 3-3 मॉडल पेपर हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन आपका फिजिकल एजुकेशन का भी ये पहली वीडियो है, तो आगे चल करके और भी वीडियोस आपको मिलेंगी। तो इनकी सभी की पीडीएफ वगैरह प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आपको 91 61 93 60 62 पर एसएमएस करना है कि हमको हमारा नाम ये है, अपना नाम बता दीजिएगा, आपका नाम क्या है, ठीक है, आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है, आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो है आप किस सेमेस्टर में हैं, हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर में ही होंगे। तो इस तरीके से आपको एक प्रकार से ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। तो आप पीछे मत हटिए, फटाफट से मात्र 100 रुपये आपको खर्च करना है। इसी 100 रुपये में आपको एक प्रकार से विधिवत तैयारी पूरी की पूरे सेमेस्टर की करवा दी जाएगी। आपकी परीक्षा की विधिवत तैयारी यहाँ पर हो जाएगी, चूँकि यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह खूब धाकड़ मात्रा में आपको मिलेंगी। परीक्षा के अंतिम दिनों में आपके लिए मैराथन क्लास लगवा दी जाएगी, तो आप विधिवत तरीके से तैयारी आपकी हो जाएगी। तो इसमें आपको एक प्रकार से जुड़ जाना है, फटाफट से एसएमएस करें और तुरंत जुड़े। इसमें आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ मिलेंगे विभिन्न सब्जेक्ट के, पीडीएफ के साथ साथ आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, और लाइव क्लास होगी वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको एक प्रकार से यहाँ पर तमाम प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी, आप हमसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे, ये भी आपको एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके अलावा आप इसी 100 रुपये में एक प्रकार से आपको जो को करिकुलर का सब्जेक्ट एक होता है उसकी भी तैयारी आपको इसी 100 रुपये में करवा दी जाएगी। यानी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से मैंने छूट दे दी इसमें। और पहले केवल हिंदी का कोर्स लॉन्च किया गया था, लेकिन आप लोगों की इतनी डिमांड आ गई, गुरुजी नहीं हिंदी का कोर्स नहीं सभी सब्जेक्ट का कोर्स लॉन्च करिए। तो मैंने कहा अलग अलग सब्जेक्ट के आपसे कैसे पैसे लिए जाएँ, और पैसे ज़्यादा थोड़ी ना लेना है आपसे, बस इसीलिए मैंने कहा कि मात्र और मात्र 100 रुपये में ही सारी व्यवस्था आपके लिए करी जाएगी। तो आप मात्र 100 रुपये खर्च करके विधिवत तैयारी कर सकते हैं। फटाफट से एसएमएस करके आप ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। धन्यवाद। आगे देखते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये समझा। ऐसे ही आपके लिए जियोग्राफी का देखिए, अब यहाँ पर एक विशेष आपके लिए किया जा रहा है कि इसे आप देखेंगे यहाँ पर, तो जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर 2021-22 का मैं एक प्रकार से ढूंढ लिया हूँ, और आपके लिए फिजिकल जियोग्राफी में जो 2021-22 में पेपर पूछा गया है उसके बारे में बताऊँगा, क्योंकि यहाँ से खूब प्रश्न आपके 2025 में आने वाले हैं। तो ये वीडियो जल्द ही आपके समक्ष दिखेगा। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस, ऐसे ही इकोनॉमिक्स का, ऐसे ही हिंदी का, ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का आपको दिखेगा, एंशिएंट हिस्ट्री का। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए इसके लिए। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। ऐसे ही एक प्रकार से हम आपके लिए हमेशा वीडियोस लाते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।